नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है 4 के बार का। मेरे साथ मौजूद हैं शिखा, आकांक्षा और विवेक। तमाम खबरों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रिया कहा है। पीएम मोदी ने 76वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के शुभकामनाओं के जवाब देते हुए उन्हें शुक्रिया कहा। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा है, मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर आपकी हार्दिक शुभकामनाएं बेहद सराहनीय हैं। पिछले वर्ष इसी दिन आपकी गरिमामयी उपस्थिति वास्तव में हमारी रणनीतिक साझेदारी और स्थायी मित्रता का प्रतीक थी। पीएम ने लिखा, जल्द ही पेरिस में एआई एक्शन समिट में आपसे मुलाकात होगी, क्योंकि हम मानवता के बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज प्रयागराज पहुंचे। अमित शाह ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान उनके साथ सीएम योगी, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी और योग गुरु बाबा रामदेव ने भी संगम में स्नान किया। संगम में स्नान के दौरान सीएम योगी और संतों ने अमित शाह पर पानी डाला। अमित शाह ने करीब 10 मिनट तक संगम में स्नान किया। इस दौरान शाह को संतों ने मंत्रोच्चार के बीच आचमन भी कराया। गृह मंत्री अमित शाह ने इससे पहले साधु संतों से मुलाकात भी यहाँ पर की और सभी का आशीर्वाद भी लिया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने संगम में आस्था की डुबकी के बाद पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। संगम तट पर पुरोहितों के मंत्रोच्चार के बीच अमित शाह ने पूजा की। पूजा के दौरान उनकी पत्नी भी साथ में मौजूद रही। वहीं इस मौके पर उनका पूरा परिवार भी मौजूद रहा। अमित शाह के साथ उनके बेटे और आईसीसी के चेयरपर्सन जय शाह की पत्नी और उनके बच्चे भी पूजा अर्चना में शामिल हुए। इसके साथ ही गृह मंत्री ने अपने परिवार के साथ संगम में नौका विहार भी किया। नौका विहार के दौरान अमित शाह के साथ उनकी पत्नी और उनकी पोतियां भी नजर आईं। इस दौरान सभी ने संगम तट पर आए हुए पक्षियों को दाना डाला। इसके बाद वो अक्षयवट पहुंचे और अक्षयवट की पूजा अर्चना की। अक्षयवट संगम के पास अकबर के किले में है। योगी सरकार ने महाकुंभ से पहले इसका रेनोवेशन कराया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह अवधेशानंद गिरी जी महाराज के आश्रम पहुंचे और साधु संतों के साथ मुलाकात की और उनके साथ भोजन भी किया। इसके साथ ही जूना अखाड़ा पहुंचकर अमित शाह ने महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी के शिविर में उनसे मुलाकात की। पंजाब के अमृतसर में बीआर अंबेडकर की प्रतिमा के अपमान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और इसी कड़ी में आज दिल्ली में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी नेता संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी पर प्रहार किया। पात्रा ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया और आम आदमी पार्टी को दलित विरोधी बताया। Yesterday was 76th anniversary of our republic. हमने 76th रिपब्लिक डे कल मनाया, जब भारत को संविधान मिला था, when India got its constitution। और उसके ड्राफ्ट करने वाले हम सबके आदर्श पुरुष डॉक्टर बीआर अंबेडकर साहब। और आज सुबह से हम टीवी पे देख रहे हैं किस प्रकार आम आदमी पार्टी की जो सरकार पंजाब में चल रही है, उनके नाकों के नीचे उनके सरकार के फेलियर की कहानी, जिसमें बाबा साहेब अंबेडकर की जो मूर्ति अमृतसर के मेन चौराहे पे लगी हुई है, इट इज वन ऑफ द टॉलेस्ट स्टैचूज ऑफ बाबा साहेब अंबेडकर। लगभग 30-35 फीट की ये स्टैचू है। और नीचे आप देखेंगे तो इंडियन पार्लियामेंट है। किस प्रकार उन्होंने पार्लियामेंट का दिग्दर्शन दिया है, ये स्टैचू दिखाता है। सवाल उठता है, आखिर अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की ये कौन सी साजिश है? ये कौन सी साजिश है कि उनके नाक के नीचे, उनके थाने के आगे बाबा साहेब अंबेडकर का ये अपमान होता है और अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पूरी टीम चुप रहती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र के जरिए केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से 15 वादे किए, जिसे 15 गारंटी नाम दिया गया। इसमें आम आदमी पार्टी ने रोजगार की गारंटी, महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपए हर महीने देने का वादा किया है। वहीं संजीवनी योजना बुजुर्गों के लिए जारी की गई। ऑटो वाले भाइयों के लिए, टैक्सी वाले भाइयों के लिए और ई रिक्शा वाले भाइयों के लिए कि उनकी बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए का दिल्ली सरकार की तरफ से कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा।
उनके बच्चों को फ्री कोचिंग दी जाएगी और उनको 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस उनके परिवार के लिए करवाया जाएगा। मुफ्त पानी जारी रहेगा, अच्छी और मुफ्त शिक्षा जारी रहेगी, बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा जारी रहेगी, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जारी रहेगी और अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक का नेटवर्क और बढ़ाया जाएगा और वहां पे सबके लिए फ्री इलाज जारी रहेगा। आज से उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू हुई है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पोर्टल का शुभारंभ किया और इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पुस्तक का विमोचन किया। सीएम धामी ने यूसीसी नियमावली कमेटी का आभार प्रकट किया और कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। कि जो है ये किसी को टारगेट किया जा रहा है, ये किसी को टारगेट करने जैसी कोई बात नहीं है। ये समाज की जो कुप्रथाएं हैं उनको मिटाकर सभी नागरिकों को समानता से समरसता स्थापित करने का एक कानूनी प्रयास है और इस कानून के माध्यम से किसी भी धर्म की मूल मान्यताओं और प्रथाओं को नहीं बदला गया है, केवल कुप्रथाओं को दूर किया गया है। यही कारण है कि विश्व के प्रमुख मुस्लिम देशों में सहित दुनिया के सभी सभ्य देशों में पहले से ही समान नागरिक संहिता लागू है। वहीं यूसीसी कमेटी के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने इस बारे में क्या कहा है, सुनाते हैं। यूसीसी पे बहस आज की नहीं है। यूसीसी पे बहस संविधान सभा में भी हुई थी। उसके फायदे नुकसान एक बार पढ़िए आप, उसको आपको समझ में आएगा उसके फायदे नुकसान क्या है। यूनिफॉर्मिटी लाना, दो तरह के विवाद हो सकते हैं कि मल्टीकल्चरल सोसाइटी में यूनिफॉर्मिटी न लाया जाए। दूसरा ये भी हो सकता है कि नेशनल इंटीग्रेशन के लिए यूनिफॉर्मिटी लाई जाए। ये बहस का मुद्दा बनता है। इन सब पे विचार करने के बाद संविधान में कोई व्यवस्था की गई थी, संविधान के आधार पे इसको बनाया जा रहा है। इसके बियॉन्ड कोई बहस का कोई प्रश्न ही नहीं होता। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद से ही कांग्रेस ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने यूसीसी के प्रावधानों पर आपत्ति व्यक्त की और कहा इसे उत्तराखंड की संस्कृति पर प्रहार बताया। उन्होंने तलाक के कानूनी प्रावधान में कई कमियां भी गिनाई और साथ ही लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी यूसीसी के प्रावधानों पर आपत्ति जताई गई है। वक्फ बिल पर आज जेपीसी की बैठक हुई। बैठक में वक्फ संशोधन बिल पर विस्तार से चर्चा की गई। बिल में बदलाव के लिए विपक्षी सांसदों ने कई संशोधन पेश किए। बैठक में वक्फ बिल के सभी संशोधनों पर चर्चा की गई। वहीं बैठक के बाद विपक्षी सांसदों ने वक्फ बिल को लेकर सरकार पर कई आरोप भी लगाए। बताया जा रहा है कि कमेटी की एक और बैठक 29 जनवरी को होने की संभावना है और अगली मीटिंग में रिपोर्ट को मंजूर किया जाएगा। बजट सत्र की शुरुआत में रिपोर्ट संसद में पेश होने की संभावना जाहिर की जा रही है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जो वक्त के बिल पे मिला था, सरकार के द्वारा 44 संशोधन को लेकर के 1995 का जो प्रिंसिपल एक्ट वक्फ का था उसमें 44 संशोधन लेकर के आई थी। लेकिन सरकार ने स्पीकर साहब से आग्रह किया था कि हम ये संशोधन वक्फ की बेहतरी के लिए ला रहे हैं, आम लोगों के फायदे के लिए ला रहे हैं, लेकिन हम इसके बावजूद चाहते हैं कि ये वक्फ हमारे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना करके रेफर कर दें। हम इसको और बेहतर डिलिब्रेशंस पूरे देश के स्टेक होल्डर्स के साथ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, वक्फ बोर्ड के साथ, माइनॉरिटी कमीशन के साथ, इस्लामिक स्कॉलर के साथ हम और डिटेल डिलिब्रेशंस करना चाहते हैं। सब कुछ खत्म कर दिया और नीतीश कुमार आज जे उसको सपोर्ट किया और चंद्रबाबू नायडू दे हैव सपोर्टेड द बिल। चिराग पासवान हम लोग जानते हैं नीतीश कुमार आज के बाद वेंटिलेशन में चला जाएगा पॉलिटिकली। तो कुछ हम लोग को कुछ सुजोग कोई सुविधा नहीं दिया, कुछ नहीं बोलने दिया, हम लोग कुछ नहीं बोलने दिया। यू विल नॉट बिलीव दैट वी हैव नॉट अलाउड टू स्पीक ए सिंगल वर्ड। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज जापान के दौरे के लिए रवाना होंगे। इससे पहले आज सीएम मोहन यादव भोपाल के इंदौर पहुंचे। सीएम मोहन यादव इंदौर के गांधीनगर चौराहे पर जन कल्याण पर्व में शामिल हुए। वहीं इसके बाद सीएम मोहन यादव इंदौर से दिल्ली के लिए रवाना हुए। बताया जा रहा है कि सीएम आज शाम तकरीबन 7 बजे दिल्ली से जापान के टोक्यो के लिए रवाना होंगे। ये यात्रा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जापानी उद्योगपतियों की भागीदारी पर फोकस्ड है।
आपको बता दें कि सीएम मोहन यादव जापानी उद्योगपतियों के साथ मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर के चर्चा करेंगे और जापानी उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित भी करेंगे। मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए, हमारे सभी प्रकार के वर्गों के लिए, खास करके महिला, गरीब, किसान, युवाओं के रोजगार के लिए लगातार हमारी सरकार अभियान चला रही है। निजी सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में, औद्योगिकरण में, खेती में, किसानी में, पशुपालन में, हर क्षेत्र में व्यक्ति को अपने रोजगार के साधन मिले, उसकी आय की, घर की उसकी क्षमता बढ़े। ऐसे में हमारे इस प्रयास में ही मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार किए गए साल भर के अभ्यास के आधार पर कई सारे सेक्टर में मध्य प्रदेश अब बहुत अच्छी प्रगति से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में जब मैं आज जापान जा रहा हूं तो मुझे इस बात का पूरा भरोसा है, जापान टेक्नोलॉजी को लेकर भी और जापान आर्थिक दृष्टि से मध्य प्रदेश के साथ जुड़ करके कई सारे सेक्टर में काम करने वाला है। हरियाणा में भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रेस वार्ता हुई और उन्होंने अपनी इसमें उपलब्धियां गिनाई। सीएम सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार के 100 दिन के कार्यकाल को लेकर एक बुकलेट का विमोचन किया। इस मौके पर सीएम ने खरीफ फसलों की 368 करोड़ की बोनस राशि 4,01,000 किसानों के खाते में जारी की। साथ ही सीएम ने 324 केंद्रों का भी उद्घाटन किया। साथ ही सीएम सैनी ने कहा कि 100 दिनों में 25,000 युवाओं को नौकरी दी गई है। हमें दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारी पूरी सरकार मजबूती से आगे बढ़ रही है। इन सभी संकल्पों को हमारी सरकार मजबूती से पूरा करेगी। एक वाक्य मुझे ध्यान आ रहा है कि आंधी तूफान, बिजली बरखा, आंधी तूफान, बिजली बरखा, धूप घटा कम रोकेगी, मजबूती से पांव उठे तो कोई मंजिल दूर नहीं। ये हमारी सरकार तीव्र गति से काम करने वाली सरकार है। हम अपने तीसरे कार्यकाल में प्रदेश के विकास और जन कल्याण के निर्णयों समय की जरूरत के अनुसार ले रहे हैं। जो भी कोई निर्णय है, आज की जो आवश्यकता है हरियाणा प्रदेश को, उस अनुसार हम निर्णय कर रहे हैं और नई नीतियां बना रहे हैं। इन 100 दिनों में जो निर्णय लिए गए और जो विकास के कार्य किए गए, उनका विवरण हमने अभी अपनी जो पुस्तक लॉन्च की है उसके अंदर पूरा का पूरा दिया है। और अगर आप उसके अंदर देखेंगे 100 दिन में जो हमारी बुकलेट छपी है उसके अंदर हमने सभी इनका चर्चा की है। राजस्थान उच्च न्यायालय के 3 नए न्यायाधीशों को आज शपथ दिलाई गई। मुख्य न्यायाधीश एम श्रीवास्तव ने आज तीनों नवनियुक्त न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नवनियुक्त न्यायाधीश प्रमल कुमार माथुर, चंद्र प्रकाश श्रीमाली समेत नवनियुक्त न्यायाधीश चंद्रशेखर शर्मा ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। आपको बता दें कि इससे राष्ट्रपति भवन ने तीनों ही न्यायाधीशों के नियुक्ति पत्र जारी किए थे। इससे पहले तीनों ही न्यायाधीशों की शपथ के साथ राजस्थान हाईकोर्ट में कुल मिलाकर अब 33 न्यायाधीश हो गए। पंजाब के अमृतसर में अंबेडकर की प्रतिमा के अपमान का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर अलग अलग संगठनों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने सड़कों पर निकलकर विरोध प्रदर्शन यहां पर किया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते लोग नजर आए। बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर अमृतसर के हेरिटेज स्ट्रीट में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने की कोशिश की गई थी। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि उपद्रवियों ने सामने रखे संविधान को भी आग के हवाले कर दिया था। बताया यह भी जा रहा है कि आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के गाजीपुर में युवती की हत्या के बाद शव को जलाने के मामले में पुलिस ने एक शख्स को अरेस्ट किया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में लड़की के चचेरे भाई अमती को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 25 जनवरी को रात 1 से 2 बजे के बीच में डीजल डालकर के शव को जलाया गया। आरोपी ने शव को जलाने के लिए पराली का भी इस्तेमाल किया है। झारखंड के गिरिडीह में एक घर में जोरदार धमाका हुआ। धमाके में एक महिला की मौत हो गई, 6 लोग घायल हो गए हैं। गिरिडीह के शीतलपुर गांव में यह धमाका हुआ। हालांकि ब्लास्ट की वजह का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि पूरा घर क्षतिग्रस्त हो गया। घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के बाद मुफस्सिल थाना की जो पुलिस है वो मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं सभी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ननौता पुलिस और साथ ही एएनटीएफ सहारनपुर की टीम ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। सहारनपुर पुलिस ने तस्करों के पास से 1 करोड़ 23 लाख रुपए की स्मैक को जब्त किया। पुलिस ने इस मामले में 2 शातिर नशा तस्करों को गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 615 ग्राम स्मैक और 1 i10 कार भी बरामद किए हैं। यूपी के गोरखपुर में नो हेलमेट नो फ्यूल नियम लागू किया गया है। नियम के मुताबिक पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इसके तहत हर पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी से निगरानी भी तेज कर दी गई है। प्रशासन ने नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए हैं। सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने और जो आप अवगत ही हैं कि सड़क दुर्घटना में बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु हो जा रही है या लोग घायल हो जा रहे हैं, इस पर अंकुश लगाने के लिए शासन का ये निर्देश प्राप्त हुआ है कि अगर 2 पहिया वाहन पे आपने हेलमेट नहीं पहना है